हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है जी, पैराफ्रेज का क्या मतलब है। और अगर आप जो है वो अगर याद करें तो आपको मालूम होगा कि बचपन में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th में ये हमें जो है वो पेपर में भी आता है और वैसे भी हम ये सीखते हैं पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो हम पोम के लिए सीखते हैं। तो ये पैराफ्रेज भी बेसिकली होता वही है, कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन इसमें जो है वो ये डिफरेंस होती है कि ये पोम का नहीं पैराफ्रेज, बल्कि ये जो है वो प्रोज का है, ये टेक्स्ट का है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि पैराफ्रेज क्या है, समराइजिंग क्या है या समरी क्या है। और फिर जो है हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, पहले सबसे हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद गाइडलाइंस फॉर समरीज। ठीक है, कैसे आप बेहतर समरीज लिख पाएंगे, उसकी गाइडलाइंस। उसके बाद समराइजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग पीसेस। छोटे अगर आपके पास टेक्स्ट हो या आपको छोटा एक पैसेज मिलता है तो कैसे आपने समराइज़ करना है उसको, कैसे उसका खुलासा लिखना है। ठीक है, समरी बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आप जो है वो टेक्स्ट को लिखते हैं, उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको उसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि अगर किसी के पास टाइम नहीं है या कोई सिर्फ उसको देखना चाहता है सिर्फ मेन पॉइंट्स को, तो वो फिर समरी पढ़ के देख सकता है। ठीक है, और लॉन्ग पीस को किस तरह समराइज़ करना, तो ये भी हम देखेंगे। वाई यूज़ समराइजिंग देखेंगे, इससे मेरी मुराद है कि डिस्कस करेंगे। वाई यूज़ समराइजिंग जी, क्यों इसकी ज़रूरत क्या है समराइजिंग की, या समराइजेशन की क्या ज़रूरत है, समरी लिखने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम ये लिखते हैं, पर्पज़ ऑफ राइटिंग ए समरी। अच्छा, हाउ टू यूज़ समराइजिंग, कैसे हमें जो है वो समरी को यूज़ करना है या समराइजिंग को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। मैंने आपको बताया कि अभी हम आगे डिफरेंस भी करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग ये भी हम करेंगे जी। एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, और साथ फिर एक एग्जाम्पल भी होगी दोनों के लिए एक एक, कि जिसमें आपको ये वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि देखिए समरी किस तरह लिखी जाती है, ये किस तरह की दिखती है, और पैराफ्रेज किस तरह का दिखता है एक टेक्स्ट का। ठीक है, कोई भी गिवन टेक्स्ट जो आपको मिलता है समरी करने के लिए या पैराफ्रेज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी आपका सवाल है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। सही है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ समराइजिंग? Summarizing means cutting it down to its bare essentials. Summarizing teaches students how to discern the most important ideas in a text, how to ignore irrelevant information, and how to integrate the central ideas in a meaningful way. तो सबसे पहले देखिए कि कटिंग इट डाउन टू इट्स बेयर एसेंशियल्स, मतलब जो उसमें ज़रूरी बातें हैं जी, सिर्फ वही रह जाएं अगर टेक्स्ट में, तो उसको हम कहते हैं समरी। वैसे जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, 1/3 कहा जाता है कि इसकी लेंथ जो है वो होनी चाहिए समरी की। और 1/3 का मतलब है कि अगर जो है वो 150 पेजेस का एक टेक्स्ट आपको मिलता है तो आप 50 पेजेस में समरी लिखेंगे। इसी तरह अगर 15 पेजेस का आपको टेक्स्ट मिलता है तो आप 5 पेजेस में उसकी समरी लिखेंगे। अगर जो है वो 8 पेजेस का आपको टेक्स्ट मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको तकरीबन कितने में आप लिखेंगे, तकरीबन जो है वो 2.5 पेजेस में आप उसकी समरी लिखेंगे। तो देखेंगे ये जो है 1/3 आप निकाल सकते हैं, तीसरा हिस्सा होता है ये। इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट के साथ तो ये फिर निकल आता है फ्रैक्शन कि कितना होता है 1/3। तो आपने अंदाज़न वो करना होता है, एग्जैक्ट उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह मैंने 8 का भी 2.5 बताया, हालांकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.5 एग्जैक्ट बनता है 7.5 का। सही है, 1/3। तो देखें कि आपने एग्जैक्ट उसकी कोशिश नहीं करनी। जिस तरह आप पेज का भी होता है ना, इतने पेजेस पे आपने ऐसे लिखना है या इतने वर्ड्स का लिखना है, तो कोई गिनने के लिए नहीं बैठा होता, अंदाज़न वो देखते हैं कि अच्छा राइटिंग के हिसाब से इसके कितने पेजेस होंगे, और फिर जो आम पेजेस होते हैं उनके साथ उसको कंपेयर किया जाता है और फिर देखा जाता है। ठीक है, तो समराइजिंग का क्या मतलब है, ये एक हट के पॉइंट है इससे, लेकिन मेरा दिल किया कि आपको
ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कितने उसकी लेंथ होनी चाहिए समरी की। अक्सर सवाल जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में आता है। तो समराइजिंग मीन्स कटिंग इट डाउन टू इट्स बेयर एसेंशियल्स, जो उसमें ज़रूरी तरीन बातें हैं वो जो है क्या कहलाती हैं टेक्स्ट में, कि आप उनको अगर लिखते हैं तो वो समरी होती है। समराइजिंग टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू डिसर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन अ, कैसे आपने फाइंड आउट करने, कैसे अलहदा करने मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़, तो वो कैसे आपको पता चलता है, समरी करके। समरी जब आपको कराई जाती है, जब सिखाई जाती है, तो आपको ये अंदाज़ा होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे हमने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ एक टेक्स्ट में से निकालने हैं। हाउ टू इग्नोर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जो गैर मुतल्लिका, ठीक है, अनरिलेटेड, इरेलीवेंट मीन्स अनरिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आपने उसमें से निकालना है, या उसको कैसे उसको कैसे नज़रअंदाज करना है। एंड हाउ टू इंटीग्रेट द सेंट्रल आइडियाज़ इन अ मीनिंगफुल वे, और जो सेंट्रल आइडियाज़, जो मेन आइडियाज़ आपने निकाले हैं समरी राइटिंग के लिए, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपने, कैसे समरी लिखनी है। तो ये सारा जो है वो आपको सिखाया जाता है व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, टीचिंग स्टूडेंट्स टू समराइज इम्प्रूव्स देयर मेमोरी फॉर व्हाट इज़ रेड। तो एक तो ये हो गया ना कि क्यों किया जाता है जी, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को निकालने के लिए, समरी का ये मकसद है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और समराइजिंग कहते किसको है, जो टॉपिक भी है, व्हाट इज समराइजिंग। समराइजिंग इज द प्रोसेस इन विच द स्टूडेंट्स कट द टेक्स्ट डाउन टू इट्स बेयर एसेंशियल्स, ठीक है, या कट द टेक्स्ट डाउन टू इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो भी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, पहला तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा है टीचिंग स्टूडेंट्स टू समराइज इम्प्रूव्स देयर मेमोरी फॉर व्हाट इज रेड। समराइजेशन स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट एरिया। तो देखें कि स्टूडेंट्स को समराइज कराना अगर आप सिखाते हैं तो वो किस में बेहतरी लाता है, उनकी मेमोरी में। जो कुछ पढ़ा है, देखें ना, आपको जहन में लाना पड़ता है पहले जो कुछ पढ़ा है, और फिर आप जो है वो तभी आप उसकी समरी लिख पाते हैं। तो ये जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट लाती है मेमोरी में भी, सही है। समराइजेशन स्ट्रेटजीज कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको मिले उसमें आप समरी कर सकते हैं, या समरी स्ट्रेटजीज को, समराइजेशन स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें कंटेंट एरिया समराइज नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट होगा, मैं आपको बताऊँ मूवी की भी हो सकती है समरी, स्टोरी की भी हो सकती है, नॉवल की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की, मीटिंग की समरी होती है, ब्रीफिंग होती है जो, ठीक है। तो देखें वो भी समरी होती है ना। तो समरी जो है किसी भी कंटेंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अगर जनरल उसमें देखा जाए, लेकिन आमतौर पे जो हम समरी का मतलब लेते हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट की समरी। तो ये पॉइंट भी बड़ा ज़रूरी था आपको बताना कि मूवी की भी समरी समरी ही होती है, ठीक है, किसी ड्रामे की समरी, सही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि समरी सिर्फ टेक्स्ट की नहीं होती, लेकिन अमूमन जो आमतौर पर इसका मतलब लिया जाता है वो टेक्स्ट का ही लिया जाता है कि टेक्स्ट की समरी, सही है। अच्छा, व्हाट इज़ समरी, पहले हमने किया व्हाट इज़ समराइजिंग, अब है व्हाट इज समरी। अ समरी इज अ सिग्निफिकेंटली शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ पैसेज और इवन ऑफ अ होल चैप्टर और वर्क दैट कैप्चर्स मेन आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में कोई भी पैसेज, किसी भी चैप्टर को, किसी भी जो है वो कोई भी काम हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, ड्रामा, उसके जो काम है उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने अल्फाज में बयान करना, वो क्या कहलाता है, समरी कहलाता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंटली शॉर्टेंड का क्या मतलब है कि उतनी ही हो जाती है वो जितनी उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो वो काफ़ी छोटी हो जाती है, तीसरा हिस्सा रह जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने आपको भी बताया कि अगर 15 पेजेस हैं, 15 वर्ड्स हैं, तो उसको 5 वर्ड्स में आप समरी करेंगे तो वो 1/3 बन जाएगी, ठीक है। अनलाइक अ पैराग्राफ a summary uses unlike a paraphrase, a summary uses just enough information to record the main points you wish to emphasize। तो पैराफ्रेज से के बरक्स देखिए आप, पैराफ्रेज और इसमें डिफरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे कि पैराफ्रेज में जो होता है वो क्या होता है, उसमें आप जो है वो उसी को बयान कर देते हैं, मतलब अपने अल्फाज में, लेकिन आप जो है उनके वर्ड्स को उस तरह ज़्यादा चेंज नहीं करते, आइडिया को चेंज नहीं करते। इसमें क्या है, अ समरी यूजेस जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड द मेन पॉइंट्स यू विश टू एम्फसाइज। तो जो भी आप स्ट्रेस जिन पे करना चाहते हैं, जो आपके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आप समरी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन पैराफ्रेज में क्या है, पैराफ्रेज में ऐसा नहीं है। पैराफ्रेज में आपने सारी ही बातों को, आपने उसकी पैराफ्रेज लिखनी है, आपने और तरह से जो है वो बयान करना है, अपने अल्फाज में बयान करना है, लेकिन सारी बातों को। लेकिन समरी में क्या है, समरी में जस्ट आप उतना मवाद लेते हैं वहाँ से पैसेज में जितना आप चाहते हैं कि आप उस पर स्ट्रेस करें या एम्फसाइज करें। तो ये एक डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा,
तीसरा है योर गोल इज टू कीप द समरी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, कैप्चरिंग ओनली द मेन आइडिया ऑफ द ओरिजिनल एंड नॉट डिस्टॉर्टिंग द ऑथर्स मीनिंग। तो डिस्टॉर्शन तो होनी नहीं चाहिए, जाहिर है जो ऑथर कहना चाह रहा है वही होना चाहिए, ठीक है। और आपने कम से कम अल्फाज में, कम से कम जो है वो वर्ड्स में आपने वो मेन आइडिया बयान करना होता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में होता है, ठीक है। ऑफ द ओरिजिनल का क्या मतलब, ओरिजिनल टेक्स्ट। तो उसमें से आप मेन आइडिया उठाते हैं और जितना छोटा कर सकते हैं उसको उतना छोटा करते हैं, तो वो समरी कहलाती है, ठीक है। समरी और फिर प्रेसी का भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आज चूँकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो समरी और पैराफ्रेज है। तो देखें कि इसमें जो है समरी में क्या किया जाता है, समरी में जो है वो मेन आइडियाज़ या मेन डिटेल्स जो है, मेन बातें जो है, सीधा बातें, उनको जो है वो लिखा जाता है और वो फिर समरी कहलाती है या खुलासा कहलाता है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर समरीज, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वाइल राइटिंग समरीज या वाइल प्रिपेयरिंग टू राइट अ समरी। इंक्लूड जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू रिकाउंट द मेन पॉइंट्स यू विश टू साइट। अ समरी इज यूजुअली फार शॉर्टर देन द ओरिजिनल। तो देखें कि आपने जस्ट वो वाली इंफॉर्मेशन, काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो मेन पॉइंट्स से रिलेटेड है उनकी आपने जस्ट उसमें शमूलियत करनी है, ये शामिल करना है अपनी समरी में, ना कि सारे पॉइंट्स को। और समरी इज़ यूजली फार शॉर्टर देन द ओरिजिनल, वी नो इट ऑलरेडी कि ओरिजिनल से जो समरी है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, ज़ाहिर तीसरा हिस्सा आधा भी नहीं, आधे से भी कम है। तो ये जो है वो ऑफ कोर्स ये लेंथ में छोटी होगी उससे। यूज़ योर ओन वर्ड्स इफ़ यू इंक्लूड एनी लैंग्वेज फ्रॉम द ओरिजिनल, इनक्लोज इट इन कोटेशन मार्क्स। तो देखेंगे कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल तब करते हैं हम जब हम डायरेक्ट स्पीच किसी के अल्फाज को एग्जैक्टली कोट करते हैं, तो वी यूज़ कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स भी इनको कहते हैं, तो स्पीच मार्क्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं समरी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और अगर आप वहाँ से कोई पॉइंट उठा रहे हैं, कोई किसी की सेंग उठा रहे हैं, कोई आपको अच्छा लगा जुमला, वहीं से आपको जो है दिल कर रहा है कि उठाने का, उसको आप अगर अपने अल्फाज में लिखेंगे तो वो उसमें चेंज आ जाएगी, उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा, उसमें वो असर नहीं रहेगा जो ओरिजिनल सेंटेंस का है। तो फिर आप उसको उठा लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। रिकॉर्ड द ऑथर्स नेम, द शॉर्टन टाइटल एंड द पेज नंबर और नंबर्स। नंबर और ये जो आगे देखें ब्रैकेट्स में ऐसा, इसका मतलब है नंबर और नंबर्स, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑन विच द ओरिजिनल मटीरियल अपीयर्स। फॉर सोर्सेज विदाउट पेज नंबर्स, रिकॉर्ड द पैराग्राफ, स्क्रीन और अदर सेक्शन नंबर और नंबर्स इफ़ एनी। तो आपने ऑथर नेम, शॉर्टन टाइटल, ठीक है, ये लिखना है, एंड द पेज नंबर ऑन विच द ओरिजिनल मटेरियल अपीयर्स। तो ये आपको रेफरेंसिंग बता रहे हैं कि कैसे आपने रेफरेंस देना है, हवाला कैसे देना है। अगर आपने किसी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिला है जी समरी लिखने के लिए, तो आप उसमें से एक पॉइंट अगर उठा रहे हैं, एक जुमला उठा रहे हैं एग्जैक्ट हूबहू वही, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उसका रेफरेंस देंगे कि फ़लाँ जगह से मैंने ये जुमला उठाया है, सही है। तो उसमें फिर ऑथर नेम आ जाता है, फिर शॉर्टन टाइटल आएगा, फिर पेज नंबर या नंबर आएंगे जो ओरिजिनल मटेरियल के पेज नंबर हैं, और फिर जो जिन पे पेज नंबर नहीं है तो उनका पैराग्राफ या कोई भी इस तरह स्क्रीन नंबर या स्क्रीन को वहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक रेफरेंसिंग की जो है वो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि कौन से स्टाइल्स हैं, APA MLA, ठीक है, वो डिफरेंट एक चीज़ है, रिसर्च में वो स्पेशली यूज़ होते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है मेनली वो ये है कि देखें अगर आपने कोई भी पॉइंट लेते हैं आप कहीं से, सही है, अब यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है कि अगर कोई भी आप बात किसी की लेते हैं एग्जैक्ट, अगर आप कॉपी करेंगे तो आपने हवाला भी देना है। वो फिर और बात है कैसे हवाला देना है, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन जो इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, क्योंकि डिफरेंट तरीक़ों से आपने फिर उसको रेफरेंस करना होता है। वो फिर बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ ये नहीं कि पेज नंबर ना हो तो फिर क्या करें, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें हैं, स्टाइल कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाते फिलहाल। मेक श्योर यू हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्किंग बिब्लियोग्राफी एंट्री विद कंप्लीट सोर्स इन्फॉर्मेशन। तो ये है एट द एंड जो रेफरेंसेस होते हैं उसमें भी फिर आपने वो दोबारा बयान करना है जो आपने विद इन द टेक्स्ट, विद इन द समरी लिखा है, तो उसको आखिर में भी रखना है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, लेबल द नोट विद द सब्जेक्ट हेडिंग एंड आइडेंटिफाई इट एज अ समरी। तो आपने जो सब्जेक्ट हेडिंग है उसको, अब ये यहाँ पे देखें, ये है कि आपने जो है एक तो इसका ये मतलब है कि आपने समरी की हेडिंग देनी है, लेकिन दूसरा जो है वो ये है कि आप जब उसकी वो करेंगे, रेफरेंस करेंगे, तो उसमें उसको समरी का जो है वो आप ऊपर उसको उन्वान देंगे या हेडिंग देंगे, ठीक है।
तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाले 2 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने फॉर समरीज, लेकिन बाकी जो है उनको भी देखा करें, क्योंकि ये जो हैं ये इस वजह से इंक्लूड किए हैं इसमें ताकि आपको ये पता चले कि जब भी हम रेफरेंस करते हैं, किसी की बात लेते हैं, स्पेशली फॉर्मल राइटिंग में या एकेडमिक राइटिंग में, तो फिर असाइनमेंट्स या एसेज या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो हमें मिलती हैं एग्ज़ाम्स में, तो फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। रेफरेंस के बगैर आप बात नहीं कर सकते। फॉर्मल राइटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समराइजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग पीसेस। To summarize a short passage, read it carefully and without looking at the text, write a 1 or 2 sentence summary. तो देखिए अगर शॉर्ट पैसेज है तो 1 या 2 जुमलों में आप उसकी समरी बयान कर सकते हैं। अब शॉर्ट पैसेज से क्या मुराद है, 1 पैराग्राफ हो सकता है वो, ठीक है, या 1.5 पैराग्राफ हो सकता है, या 2 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। तो उसको आपने फिर क्या करना है, 1-2 सेंटेंस या 3 सेंटेंसेज में आपने उसकी समरी लिख देनी है। To summarize a long passage or an entire chapter, skim the headings and topic sentences and make notes of each. अच्छा, स्किमिंग क्या है जी? स्किमिंग है सरसरी सी नज़र एक टेक्स्ट को देखना ताकि आपको जनरल आइडिया उसका समझ आ जाए, ठीक है। क्या होता है कि देखें आप एक टेक्स्ट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ जी पोल्यूशन पे, ठीक है, अब आपको तो वो तो टाइटल को देख के ही पता चल जाता है, तो बाकी क्यों टेक्स्ट आप स्किम करें। तो देखें पोल्यूशन जो है वो अगर आप उस पर टेक्स्ट देख रहे हैं, उसको स्किम करते हैं, आप स्किम का क्या मतलब होगा कि आप देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स के बारे में बात हुई है। सारी टाइप्स के बारे में तो बात नहीं होगी ना, तो अगर 2-3 के बारे में बात है, 1 के बारे में बात है, ठीक है, या उसके नुकसानात के बारे में 1 की ही बात हुई है और उसके नुकसानात हैं सारे, ठीक है, ये जनरल जो पोल्यूशन के नुकसानात हैं उनकी बात हो रही है, उसकी टाइप्स का जिक्र ही नहीं है। तो ये स्किमिंग से हमें मिलता है कि जनरल ओवरव्यू मिलता है, ठीक है, कि टेक्स्ट में बात क्या हुई है या कौन से एस्पेक्ट्स बयान हुए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिटेल्स हैं, वो फिर सही तरह से रीडिंग करने से ही हमें पता चलता है टाइम लगा के। लेकिन स्किमिंग एक शॉर्ट प्रोसेस है कि जिसमें आप जल्दी से सरसरी सी नज़र, जिस तरह मैंने कहा, आप देखते हैं एक टेक्स्ट को ताकि आपको उसका जनरल ओवरव्यू एक खाका बन जाए जहन में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है जी, टू समराइज अ लॉन्ग पैसेज। देखें अगर लॉन्ग है पैसेज, लंबा है आपके पास टेक्स्ट या एक पूरा चैप्टर है, तो आपने स्किम करना है हेडिंग्स को और टॉपिक सेंटेंसेस। अब टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ दोबारा। पैराग्राफ राइटिंग में मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया, लेकिन जहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टॉपिक सेंटेंसेस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है उसका जो सेंटेंस होता है, और ये अमूमन पहला सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। तो आप देखेंगे जब भी आप रीड करते हैं एक पैराग्राफ, तो उसमें अमूमन पहला सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, मतलब कि वो उसमें मेन आइडिया बयान हो रहा होता है पैराग्राफ का, और वो हमें ये बताता है, मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस हमें ये बताता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है और आगे क्या बातें होने जा रही हैं बाकी लाइनों में। एंड मेक नोट्स ऑफ ईच, तो फिर आप उसके नोट्स बनाएं, लिखें, ठीक है, स्किम करें, फिर उसमें जो आइडियाज़ आपको मिलते हैं उनको लिखें। ये किस क्या चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ये समराइज़ करने का बताया जा रहा है कि कैसे आपने एक लॉन्ग पैसेज को, लॉन्ग टेक्स्ट को समराइज़ करना है। देन राइट योर समरी इन अ पैराग्राफ और 2, तो 1 या 2 पैराग्राफ्स में उनको लिखें। आप देखें 6 या 7 पैराग्राफ्स अगर आपके पास हैं तो उसको लॉन्ग टेक्स्ट कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से ही फिर 1/3 बनेगा। फॉर होल बुक you may want to refer to the preface and introduction as well as chapter titles, headings and topic sentences, and your summary may take a page or more. तो पूरी अगर किताब है तो फिर आपको जो है प्रेफेस भी देखना पड़ेगा, वो जो शुरू में होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, फिर प्रेफेस भी होता है, इंट्रोडक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, और फिर चैप्टर्स के जो टाइटल्स हैं वो देखने पड़ेंगे, हेडिंग्स देखनी पड़ेंगी, और टॉपिक सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे, और फिर जो है वो आपकी समरी 1 या 1 से ज़्यादा पेजेस ले सकते हैं, ठीक है। तो होल बुक भी मतलब ये इस तरह नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पेजेस की बुक, सही है। तो ये बहुत ही शॉर्ट करके बता रहे हैं कि समरी जो है वो किस तरह आपने लिखनी है। तो यहाँ पे जब बुक होती है तो उसमें फिर समरी आप जब लिखते हैं तो फिर उसमें रिक्वायरमेंट की बात है कि कितनी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट आपसे कितनी है। तो अगर कहा जाता है कि जी 1-2 पेजेस की समरी लिखें, तो ज़ाहिर आप फिर ये लिखेंगे कि ये बुक किस बारे में है और किसने लिखी है और ये चीज़ें, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं आएंगी इतनी डिटेल में, ऑफ कोर्स। तो आप जितना भी छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं एक बुक को भी। अच्छा, इन जनरल ट्राई टू आइडेंटिफाई द थीसिस और क्लेम बीइंग मेड एंड देन लुक फॉर द सब टॉपिक्स और स्पोर्ट्स फॉर दैट क्लेम। तो देखें जब भी, जिस तरह मैंने टॉपिक सेंटेंस का कहा, टॉपिक सेंटेंस होता है तो फिर नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, जो दावा आप करते हैं, मेन आइडिया, आप एक बात करते हैं, मेन आइडिया क्या होता है, एक बात आप करते हैं, नीचे आप बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्रूव करते हैं उस बात को, और फिर फाइनली कंक्लूजन होता है। तो हर पैराग्राफ का शायद ये बात आपके लिए नहीं हो
कि हर पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें ये होता है टॉपिक सेंटेंस या मेन आइडिया, फिर उसमें स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं, फिर फाइनली कंक्लूजन भी उसका हिस्सा होता है। तो देखिए कि इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो फिर क्या होता है कि आप बेहतर तौर पे एक लॉन्ग पैसेज की समरी लिख पाएंगे। वाई यूज समराइजिंग? अच्छा, समराइजिंग से क्या होगा जी? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न टू डिटरमिन एसेंशियल आइडियाज एंड कंसोलिडेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट सपोर्ट देम। देखिए इससे क्या होता है, टू फाइंड आउट, डिटरमिन मीन्स टू फाइंड आउट, तो ये मदद करता है समराइजिंग, जैसे हमने पीछे भी बात की, टू डिटरमिन या फाइंड आउट एसेंशियल आइडियाज, मेन जो चीज़ा नुकात हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको अलहदा करना टेक्स्ट में से, ठीक है, एंड कंसोलिडेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट सपोर्ट देम, और फिर उनको भी जोड़ना, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी मिलाना जो उन एसेंशियल आइडियाज़ या मेन आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी लिखना या उनको भी एक जगह जमा करना। इट enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering। तो इससे ये इस काबिल हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि वो कीवर्ड्स पे फोकस कर पाएँ, फ्रेजेस पे फोकस कर पाएँ। अगर कोई भी टेक्स्ट उनके सामने रखा जाए तो उनको पता हो कि अच्छा ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, और इस तरह जो है हमने एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको किस तरह देखना है हमने, और देख देख के उनकी वो जो है हैबिट बन जाती है और फिर आसानी से वो समराइज़ कर पाते हैं। तो आपको जब आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है समरी राइटिंग में, तो फिर आपको एक टेक्स्ट देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो वर्थ नोटिंग और रिमेंबरिंग हैं, ठीक है, इस काबिल हैं कि उनको लिखा जाए और याद किया जाए। It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding। सही है। तो अगर आप जो है वो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे स्टूडेंट्स को ये पता चलता है, वो ये सीखते हैं कि कैसे एक बड़ी सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को, एक बड़े हिस्से को टेक्स्ट के, या एक बड़े टेक्स्ट को जो है वो हम छोटा कर सकते हैं सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स में, ठीक है, उसको बयान कर सकते हैं और फिर उससे जो है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सकती है या हम उससे समझ सकते हैं तो पूरे जो टेक्स्ट है उसको, ठीक है। तो देखें एक समरी को पढ़ के अगर पूरे टेक्स्ट की आपको समझ आ जाती है तो फिर समरी का ये फ़ायदा होता है कि उसमें पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना पड़ता, पूरी बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर एक समरी आपने लिखी हुई है तो, सही है। तो सिर्फ समरी को देख के ही जो रीडर है उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बारे में आपने समरी जो है वो लिखी है और क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाउ टू यूज़ समराइजिंग, कैसे हमने समराइजिंग का यूज़ करना है। बिगिन बाय रीडिंग और हैव स्टूडेंट्स लिसन टू द टेक्स्ट सिलेक्शन। ये अब टीचर के लिए है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एज स्टूडेंट्स कि आपने जो है वो या तो उसको सुनना है, ठीक है, खुद टेक्स्ट सिलेक्शन जो है उसको अगर आप देखें कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जो है वो रीडिंग का ऑप्शन भी होता है, मोबाइल में स्पेशली आप वो कर सकते हैं। तो देखें कि वो आप सुन भी सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। पहले आप इस तरह पढ़ें उसको ऊंची आवाज़ में या उसको सुने किसी और का पढ़ा हुआ। आस्क स्टूडेंट्स द फॉलोइंग फ्रेमवर्क क्वेश्चन, अब ये टीचर्स के लिए, लेकिन आप खुद अपने से पूछेंगे ये चीज़ें, ठीक है। व्हाट आर द मेन आइडियाज़, इसमें मेन आइडियाज़ क्या हैं ये आपने पॉइंट आउट करने हैं कि कौन कौन सी मेन बातें हैं, कौन कौन से क्लेम्स हैं। टॉपिक सेंटेंसेस को आप देखेंगे पैराग्राफ्स में, ओनली देन यू वुड बी एबल टू नो कि जी ये मेन आइडियाज़ हैं, ये मेन क्लेम्स हैं। फिर सेकंड, व्हाट आर द क्रूशल डिटेल्स नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द आइडियाज़, कौन सी वो डिटेल्स हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं जो मेन आइडियाज़ को सपोर्ट करें, उनको भी कोई एग्जांपल्स हैं बीच में, कोई इस तरह के पॉइंट्स हैं उनको भी आप लिखेंगे जो भी प्रूव करने के लिए पॉइंट्स मेंशन्ड है वहाँ पे या गिवन है। अच्छा, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ इररेलेवेंट और अननेसेसरी, तो आपने वो वाली अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इररेलेवेंट है या अननेसेसरी है, जो ज़्यादा डिटेल है, एक्स्ट्रा डिटेल है, तो उसको आप बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हैव देम यूज कीवर्ड्स और फ्रेजेस टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, और फिर बच्चों से पूछना है आपने, स्टूडेंट से, लेकिन आप चूँकि स्टूडेंट्स खुद अगर अपने ऊपर ये एक्टिविटी करना चाहें तो आपने फिर क्या करना है कि आपने जो है कीवर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, उनको मतलब देखना है, उनको ढूंढना है ताकि आपको मेन पॉइंट्स का पता चले टेक्स्ट के अंदर। तो आप अगर देखें की फ्रेजेस, क्योंकि मेन पॉइंट्स में ही की फ्रेजेस और की आइडियाज़ और की
जो है वो वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको जो है वो ये करना आ गया कि आपने ढूंढने आपको आगे कीवर्ड्स और फ्रेजेस, तो फिर आपके लिए कुछ भी मसला नहीं है कि मेन पॉइंट्स आप ढूंढें एक टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, मेन एम्स क्या हैं जी समरी राइटिंग की, ठीक है, इसके मेन मकासद क्या हैं। A summary has two aims. One, to reproduce the overarching ideas in a text, identifying the general concepts that run through the entire piece, and to express these overarching ideas using precise, specific language. When you summarize, you cannot rely on the language the author has used to develop his or her points, and you must find a way to give an overview of these points without your own sentences becoming too general. अच्छा देखें, दो एम्स होते हैं जी, दो मकासद होते हैं समरी राइटिंग के। एक क्या है, टू रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है, लिखना। जो आप देखें, आप तैयारी करते हैं, आप जो है वो याद करते हैं एक चीज़ को और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं जो एग्ज़ाम या पेपर, दोबारा से उसको फिर लिखते हैं। तो इसी तरह एक टेक्स्ट को, उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप याद करते हैं, ध्यान में रखते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं उसको इन योर समरी। टू रिप्रोड्यूस द ओवरआर्चिंग आइडियाज़ इन अ टेक्स्ट, तो उसमें देखें कि उसको आप किस तरह दोबारा लिखेंगे टेक्स्ट के जो मेन आइडियाज़ हैं उनको। ये एक एम है, ये एक मकसद है समरी राइटिंग का। आइडेंटिफाइंग द जनरल कॉन्सेप्ट्स दैट रन थ्रू द एंटायर पीस, ठीक है, ये मतलब है इसका कि आप उसको जनरल कॉन्सेप्ट्स जो उसमें हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स जो उसमें हैं, उनको आप ढूंढते हैं जितना जो पूरा टेक्स्ट है उसमें। टू एक्सप्रेस दीज ओवर आर्चिंग आइडियाज़ यूजिंग प्रिसाइज स्पेसिफिक लैंग्वेज, और फिर इनको, इन मेन आइडियाज़, ओवर आर्चिंग मीन्स मेन आइडियाज़ को जो है फिर आप प्रिसाइज स्पेसिफिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। When you summarize, you cannot rely on the language the author has used to develop his or her points. आप उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे जो ऑथर ने यूज़ किया है ओरिजिनल टेक्स्ट में, and you must find a way to give an overview of these points without your own sentences becoming too general. और आपने ऐसा भी नहीं करना कि आप अपने, जब आपको कहा जा रहा है कि अपने अल्फाज में लिखें, तो आपने अपनी बातें भी बीच में ऐड कर दी और या उसको बहुत जनरल बना दिया। तो आपने स्पेसिफिक रहना है, आपने मेन पॉइंट्स वही वाले बयान करने, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके जो अल्फाज हैं वो अपने हों, ऑथर का आपने जो है वो स्टाइल नकल नहीं करना। अच्छा, यू मस्ट ऑल्सो मेक डिसीजंस अबाउट विच कॉन्सेप्ट्स टू लीव इन एंड विच टू ओमिट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर पर्पसेस इन समराइजिंग एंड ऑल्सो योर व्यू ऑफ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस टेक्स्ट। तो आपने इस बारे में भी फैसले करने हैं, आपने इस बारे में भी सोचना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने इसमें रखने हैं समरी में, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रखने हैं। और मेनली है ही ये समरी का मतलब कि आपने जो मेन आइडियाज़ हैं उनको अलग करना है इररिलेवेंट डिटेल्स या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, और अपनी समरी में मेन आइडियाज़ को शामिल करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मैंने इसमें, ये कौन से मेन आइडियाज़ को इसमें शामिल रखना है समरी में, और कौन से निकालने हैं, विच टू ओमिट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर पर्पसेस इन समराइजिंग, आपका मकसद क्या है, ठीक है, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि आप समरी लिख क्यों रहे हैं, और ये भी कि आपका क्या नुक्ता नज़र है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एक समरी लिखने में जो टेक्स्ट में है, ठीक है। आपको जो टेक्स्ट मिला है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप अपनी समरी में इंक्लूड करेंगे। तो हर किसी का जो है वो फिर सब्जेक्टिव व्यू भी है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी आप कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिवली, मतलब उससे हट के अपने पर्सनल जो बिलीव्स हैं या पर्सनल पसंद नापसंद है ज़ाती, उससे हट के जो है वो आप उस टेक्स्ट में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिर उनको अपनी समरी का हिस्सा बनाएं, ठीक है। उसके लिए फिर आप टॉपिक सेंटेंसेस देख सकते हैं क्योंकि उसमें ही मेन आइडियाज़ गिवन होते हैं पैराग्राफ के, ठीक है। हियर आर सम मेथड्स फॉर समराइजिंग। फर्स्ट, प्रायर टू स्किमिंग यूज सम ऑफ द प्रीव्यूइंग टेक्निक्स। तो प्रीव्यू करें जी पहले, ठीक है। एक तो स्किमिंग है, और प्रायर टू स्किमिंग का क्या मतलब कि स्किमिंग से भी पहले आप जो मेथड्स हैं समराइजिंग के लिए, उनमें स्किमिंग से भी पहले आप प्रीव्यूइंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें, मतलब उससे भी पहले एक दफ़ा देखिए। एक होता है प्रीव्यू जो पहले देखा जाता है, देखने से पहले, पढ़ने से पहले देखना, वो है प्रीव्यू, और रिव्यू है पढ़ने के बाद देखना, ठीक है। हाउ टू राइट अ गुड समरी। अच्छा, अब देखें कि ये जो है कि हियर आर सम मेथड्स फॉर समराइजिंग, तो इसमें ये मेथड है कि प्रीव्यूइंग टेक्निक्स आप यूज़ करें। तो प्रीव्यूइंग टेक्निक्स क्या होती हैं कि
कि आप जो है वो उसको जिस तरह SQ3R, ठीक है, आप क्वेश्चंस बनाते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पहले लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं टेक्स्ट को, फिर देखते हैं जी वही चीज़ें वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर मिलता है आपको उस टेक्स्ट में, क्योंकि पहली दफ़ा आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कौन से जो है वो क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रह गए हैं, तो फिर आप जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हैं, और फिर उनको अपनी समरी का हिस्सा बनाते हैं। सही है। तो ये SQ3R, इस तरह की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, रीडिंग टेक्निक्स, उनका आप इस्तेमाल करते हैं, प्रीव्यू करते हैं उसको, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो आपके पर्पज़ से रिलेट कर रही हैं, आपके पर्पज़ जो राइटिंग का है, समरी राइटिंग का, उसमें आपके काम आएंगी, और फिर उनका इस्तेमाल करते हुए आप समरी राइटिंग करते हैं। अच्छा, कैसे आप एक अच्छी समरी लिख सकते हैं? इंक्लूड द टाइटल एंड आइडेंटिफाई द ऑथर इन योर फर्स्ट सेंटेंस। पहले आप सबसे टाइटल को इंक्लूड करें, टाइटल लिखें और ऑथर लिखें जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट का ऑथर है, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस और 2 ऑफ योर समरी शुड कंटेन द ऑथर्स थीसिस। थीसिस क्या होता है? मेन आइडिया, वही बात, ठीक है। और सेंट्रल कॉन्सेप्ट स्टेटेड इन योर ओन वर्ड्स। तो पहले सेंटेंस या पहले 2 सेंटेंसेस में आपने ऑथर के थीसिस या मेन आइडिया को बयान करना है अपने अल्फाज में। This is the idea that runs through the entire text, the one you would mention if someone asks you what is this piece or article about। तो ये वो आइडिया है, ये वो बात है जो आप लिखेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि ये आर्टिकल या ये जो भी टेक्स्ट है जिसकी आप समरी लिख रहे हैं वो किस बारे में है, तो आप जो भी उसको बताएंगे वो आपने वहाँ लिख देना है अपने अल्फाज में, ठीक है। वो उसका मेन आइडिया है बेसिकली। Unlike student essays, the main idea in a primary document or an academic article may not be stated in one location at the beginning। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये शुरू में हमेशा नहीं होता, अमूमन आमतौर पे ये शुरू में होता है। तो आपने वो चीज़ देखनी है कि कहाँ पे वो जो है वो थीसिस बयान हुआ है, कहाँ पे मेन आइडिया बयान हुआ है, और फिर उसको उसमें लिखना है। इंस्टेड इट मे बी ग्रेजुअली डेवलप्ड थ्रू आउट द पीस और इट मे बिकम फुली अपेरेंट ओनली एट द एंड। ये भी हो सकता है कि वो जो है वो थ्रू आउट द पीस कहीं पे भी जो है वो मेंशन्ड हो, या वो आखिर में आए, ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आपने देखना है कि अमूमन जो है वो शुरू में होगा। आप एक टेक्स्ट को देख सकते हैं पूरा भी, के दरमियान में देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे निकाल के, वरना आप आखिर में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं ये मेंशन्ड होता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, या थीसिस, सॉरी टॉपिक सेंटेंस कह रहा हूँ, थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस या सेंट्रल कॉन्सेप्ट या मेन आइडिया वहाँ पे मेंशन होता है, तो आप उसको जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिप्स और ट्रिक्स फॉर अ वेल रिटन समरी। कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप एक अच्छी समरी लिख सकते हैं? When summarizing a longer article, try to see how the various stages in the explanation or argument are built up in groups of related paragraphs। तो जब समराइजिंग कर रहे हैं, आप समरी लिख रहे हैं एक लॉन्गर आर्टिकल की, एक बड़े टेक्स्ट की, तो आपने देखना है कि कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट का होता है, कैसे आर्गूमेंट को उसने बिल्ड किया है, ठीक है, और फिर कैसे उसने रिलेटेड पैराग्राफ्स बनाए, एक दूसरे से रिलेटेड पैराग्राफ्स किस तरह उसने बनाए कि जिसमें आप अगर 2-3 पैराग्राफ्स हैं तो उनको एक पैराग्राफ आपने बनाना है, चूँकि तो वो अगर रिलेटेड हैं तो फिर तो काम बहुत आसान हो गया कि उसमें से एक एक बात आप उठाएंगे और अपने पैराग्राफ में लिख लेंगे, तो वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह आपने ये चीज़ें सोचनी है, सीखनी है, ठीक है। डिवाइड द आर्टिकल इनटू सेक्शंस इफ इट इजंट डन इन द पब्लिश्ड फॉर्म। फिर आपने उस आर्टिकल को सेक्शंस में डिवाइड करना है। अगर वो पब्लिश्ड फॉर्म जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, पब्लिश्ड फॉर्म का क्या मतलब, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में वो जो है वो सेक्शंस में तकसीम शुदा नहीं है तो फिर आपने उसको तकसीम करना है। देन राइट अ सेंटेंस और 2 टू कवर द की आइडियाज़ इन ईच सेक्शन। और फिर आप 1 या 2 सेंटेंसेस में वो जो की आइडियाज़, मेन आइडियाज़ हैं, उनको लिखेंगे हर सेक्शन की। सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है जी, दूसरी टिप या ट्रिक क्या है? ओमिट आइडियाज़ दैट आर नॉट रियली सेंट्रल टू द टेक्स्ट। ये तो पहले ही बता आपको कि वो वाली इररेलेवेंट या वो वाले आइडियाज़ जो मेन नहीं है, ठीक है, मेन आइडियाज़ नहीं है, उनको तो आपने निकाल देना है। तो उनको आप निकालेंगे। डोंट फील दैट यू मस्ट रिप्रोड्यूस ऑथर्स एग्जैक्ट प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। तो ये भी ना सोचें कि हमने बिल्कुल वही बात करनी है, वरना फिर वही अल्फाज आप इस्तेमाल कर देंगे। तो आपने चूँकि अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो थोड़ी बहुत उसमें हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन बात वही होनी चाहिए, ठीक है, कि अगला जो है रीडर वही बात समझे जो ऑथर कह रहा है। मेन मकसद इसका ये है कि अगर जो है वो ऑथर ने एक मेन आइडिया वहाँ पे लिखा हुआ है, एक बात की हुई है, एक मेन जो पॉइंट है वो बयान किया हुआ है, तो आपके फिर अल्फाज जिस तरह भी हों
वो उसी को एक्सप्रेस करने चाहिए। मतलब अगर कोई रीडर पढ़े तो वो वही काम करे। अगर किसी काम के करने का कहा है ऑथर ने ओरिजिनल टेक्स्ट में और आपने उसकी समरी लिखी है, तो आपको पढ़ के भी एक रीडर वही काम करे अगर उसने करना है जो ऑथर ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने जो है वो कोशिश करनी है कि उसमें ऐसा ना हो कि आप अपने अल्फाज में लिखते हुए ये भूल जाएं कि आपने किसी का आइडिया अपने अल्फाज में लिखना है, ना कि अपना आइडिया। ऑन द अदर हैंड, बी केयरफुल नॉट टू मिस रिप्रेजेंट आइडियाज़ बाई ओमिटिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑथर्स डिस्कशन। और ये भी देखें, ये अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि बी केयरफुल नॉट टू मिस रिप्रेजेंट। आपने मिस रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने वही आइडियाज़, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके आइडियाज़ या आपके वर्ड्स जो ओरिजिनल ऑथर का टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपने अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ठीक है, या आपने वो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं निकाल देनी जो ज़रूरी हैं ऑथर की पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए। इन जनरल ओमिट माइनर डिटेल्स एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। तो देखें, जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, जो माइनर डिटेल्स, छोटी डिटेल्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप निकाल सकते हैं ताकि आपकी समरी जो है वो कम से कम अल्फाज में लिख पाएँ आप। इन सम टेक्स्ट एन एक्सटेंडेड एग्जाम्पल में बी ए की पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट, सो यू वुड वांट टू मेंशन इट। ठीक है, अगर एक एक्सटेंडेड एग्जाम्पल है तो उसको आप जो है वो उस आर्गूमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल हो सकती है और जो आगे भी रह सकती है। मतलब एक जगह पे वो नहीं है, सिर्फ वो एक्सटेंडेड है, वो काफ़ी जो है वो लंबे उसमें यूज़ की गई है। मतलब ऊपर भी है, फिर नीचे भी उसकी बात की गई है, तो उसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी समरी को जो है वो उसकी ज़रूरत है, और उसके बगैर आपकी समरी अच्छी नहीं रह सकती। ठीक है, तो आपकी कोशिश होगी कि उसको आप शामिल करें, या आप चाहेंगे कि उसको आप शामिल करें। अवॉइड राइटिंग ओपिनियंस और पर्सनल रिस्पॉन्सेज इन जो समरी। ये बात कि आपने अपने जो है नज़रियात, अपने ख्यालात, उनका कम से कम इज़हार करना है और उनको नहीं लिखना। सेव दीज फॉर एक्टिव रीडिंग रिस्पॉन्सेज और ट्यूटोरियल डिस्कशन। से बाकी जो काम है उनके लिए रखें रीडिंग रिस्पॉन्सेज अगर आपसे मांगे जाएँ, या ट्यूटोरियल डिस्कशंस। ठीक है, आप किसी पे ट्यूटोरियल दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आप ट्यूटोरियल के ज़रिए, तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। बी केयरफुल नॉट टू प्लेजराइज द ऑथर्स वर्ड्स। प्लेजराइज का क्या मतलब है जी? कॉपी। ठीक है, कि विदाउट गिविंग क्रेडिट, आप जब किसी की नकल करते हैं विदाउट गिविंग हिम और हर द क्रेडिट फॉर डूइंग सो, तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आपने प्लेजरिज्म नहीं करना, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना ऑथर के अल्फाज को। इफ़ यू डू यूज़ इवन अ फ्यू ऑफ द ऑथर्स वर्ड्स दे मस्ट अपीयर इन कोटेशन मार्क्स। अगर आप यूज़ भी करते हैं ऑथर के कुछ अल्फाज को, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपने फिर क्या यूज़ करना है, कोटेशन मार्क्स आपने यूज़ करना है। ठीक है, कोट कर रहे हैं आप ऑथर के कुछ वर्ड्स को। To avoid plagiarism, try writing the first draft of your summary without looking back at the original text. अगर आप plagiarism से जो है वो इज्तनाब करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं उसको, तो फिर आप कोशिश करें कि फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, अभी वो फाइनल कॉपी नहीं होती, जिसको हम नीट और रफ़ नहीं कहते, तो ये रफ़ कॉपी समझें। तो रफ़ आप पहले लिखें, रफ़ समरी लिखें विदाउट लुकिंग बैक एट द ओरिजिनल टेक्स्ट को देखे बगैर। फिर आप क्या करेंगे, जब आप फाइनल कॉपी बनाएंगे या फाइनल आप लिखेंगे समरी, तो उसमें ज़ाहिर है आपको देखना पड़ेगा कि वही बातें आपने की हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में, या कोई रह तो नहीं गया, तो वो आपको देखना ज़रूर पड़ेगा पीछे। अच्छा, समराइजिंग वर्सेस पैराफ्रेजिंग, इनमें डिफरेंस क्या है जी? पैराफ्रेजिंग, द वर्ड पैराफ्रेज फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग लिटरली इक्विवेलेंट सेंटेंस इज डिफाइंड एज रीस्टेटमेंट ऑफ द सेंस ऑफ पैसेज इन अदर वर्ड्स। तो आप अपने अल्फाज में सिंपली क्या है, पैराफ्रेजिंग जो है, पैराफ्रेज वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है इक्विवेलेंट सेंटेंस या इक्वल सेंटेंस। इक्विवेलेंट होता है इक्वल, तो उससे निकला है। और ये इसमें क्या है जी, कि रीस्टेटमेंट ऑफ द सेंस ऑफ अ पैसेज इन अदर वर्ड्स। एक पैसेज आपको, एक टेक्स्ट मिलता है और उसको आप दूसरे किसी अल्फाज में, अपने अल्फाज में, इसका मतलब है कि अपने अल्फाज में आप जो है वो उसको बयान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समरी। किसी ने अगर अपने अल्फाज में किया तो उसको भी समरी कहेंगे। तो देखें कि किसी दूसरे के अल्फाज में, जो ऑथर नहीं है, किसी दूसरे के अल्फाज में अगर वही बात की गई है तो वो समरी कहलाएगी, सॉरी पैराफ्रेज कहलाएगी। ठीक है, आपने जस्ट अल्फाज चेंज किए हैं। इट इज़ द रिप्रोडक्शन इन वंस ओन नेचुरल ईडियम और स्टाइल ऑफ द फुल सेंस ऑफ अ पैसेज रिटन इन अनदर ईडियम और स्टाइल। तो आपने सिर्फ ये करना है कि एक बात है जिसको आपने अपने अल्फाज में बयान कर दिया, उसमें छोटा नहीं करना आपने, बल्कि उसी को उसी तरह हूबहू जो है वो उस आइडिया को अपने अल्फाज में बयान कर देना है। इन्वॉल्व्स पुटिंग अ पैसेज फ्रॉम सोर्स मटेरियल इनटू योर ओन वर्ड्स।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक पैसेज को, एक टेक्स्ट को जो सोर्स मटेरियल से जितना भी आपको कहा जाता है उसकी पैराफ्रेज करने को, तो उसको आप अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं। पैराफ्रेज मस्ट ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स जो है उसके साथ उसको जोड़ा रखना चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल सोर्स है उसी की आपने पैराफ्रेज लिखी है, तो उससे हटना नहीं चाहिए वो भी। Paraphrased material is usually shorter than the original passage, taking a somewhat broader segment of the source and condensing it slightly. तो ये जो पैराफ्रेज मटेरियल होता है ये भी उससे कम अल्फाज में ही लिखा जाता है ओरिजिनल पैसेज से, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ब्रॉडर सेगमेंट होता है सोर्स का, और फिर उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको कंडेंस करते हैं। लेकिन ये समरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समरी में हमने ज़्यादा शॉर्ट करना होता है बहुत ही, लेकिन इसमें हो सकता है कि शॉर्ट हो, अमूमन शॉर्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो बात कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जो उसने डिटेल में बात की उसको शॉर्ट करके पेश करें, लेकिन आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपने ये नहीं करना कि चीज़ें निकालें बीच में से, ठीक है। तो आपने उस तरह जो है अपने हिसाब से इसमें चीज़ें निकालनी नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें नहीं करनी, बल्कि जो भी उसने बातें की हैं उनको अपने अल्फाज में, ज़ाहिर अगर उसने किसी चीज़ को बयान करने के लिए 3 अल्फाज यूज़ किए थे, आपने एक किया है, या लंबा वर्ड इस्तेमाल किया था, आपने छोटा किया, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो ज़ाहिर है ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा पेजेस पे आएगा, ज़्यादा पैराग्राफ्स में आप लिखेंगे, सही है। तो ये चीज़ देखें कि ये जो है वो पैराफ्रेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंस है इनका, ठीक है, दोनों का। समराइजिंग में क्या है, समराइजिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग द मेन आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स इंक्लूडिंग ओनली द मेन पॉइंट्स और पॉइंट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेन आइडिया को आपने अपने अल्फाज में तो बयान करना है समरी में भी, लेकिन आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को उसमें शामिल करना है। Once again, it is necessary to attribute summarized ideas to the original source. यहाँ पे भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ओरिजिनल सोर्स से वो मिलते हों जो आपने समराइज आइडियाज़ लिखे हैं या समरी की है, ठीक है। समरीज आर सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द ओरिजिनल एंड टेक अ ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ द सोर्स मटेरियल। तो देखें ये सिग्निफिकेंटली शॉर्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से, और ये ब्रॉड ओवरव्यू होता है, मतलब ये खाका बनाते हैं, सिर्फ इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जो ओरिजिनल टेक्स्ट में होती हैं। पीपल ऑफ्टन समराइज व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज लॉन्ग और टू एम्फसाइज की फैक्ट्स और पॉइंट्स। तो देखें एक तो ये होता है कि जब आपका आप मेन पॉइंट्स को बयान करना चाहते हैं तो आप उसकी समरी करते हैं, या किसी से पूछते हैं इसकी समरी क्या है, या बहुत लंबा जो है अगर मटेरियल है, ओरिजिनल मटेरियल बहुत लंबा है, तो उसको भी आप जो है वो देखने के लिए या समझने के लिए समरी करते हैं। Summaries leave out detail or examples that may distract the reader from the most important information, and they simply complex arguments, grammar and vocabulary, ठीक है। तो देखें and they simplify complex arguments, grammar and vocabulary। तो समरीज जो है वो क्या करते हैं जी, डिटेल्स या एग्जांपल्स उनको निकाल देते हैं बीच में से, जो रीडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो मेन आइडिया से हटाते हैं रीडर की अटेंशन को, और क्या करती हैं समरीज कि वो सिंप्लीफाई करती हैं कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट्स को। चूँकि जो कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं, जो मुश्किल बातें होती हैं, मुश्किल अल्फाज में बातें की जाती हैं, उनको ये जो है समरीज चूँकि आप अपने अल्फाज में लिखते हैं तो वो फिर आसान अल्फाज में बयान कर देती हैं, ठीक है। ग्रामर भी आसान इस्तेमाल होती है, वोकेबलरी भी आसान इस्तेमाल होती है, और ज़ाहिर है अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपकी तो इतनी ज़्यादा डेवलप वोकेबलरी भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा डेवलप ग्रामर भी नहीं होती जो राइटर की होती है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट का राइटर है उसकी जितनी अच्छी राइटिंग होती है, उसकी जितने अच्छे अल्फाज होते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकेबलरी जितनी अच्छी होती है उसकी, उतनी आम इंसान की या हमारी नहीं होती। जब हम समरी करते हैं तो ऑफ कोर्स हम आसान करके उसको बयान करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग, अब देखें जी ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ कि इसके में कौन कौन से मेन आइडियाज़ हैं। वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ दैट इट डज़ नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। हमारी जो तहजीब का एक बड़ा मसला है वो क्या है, कि उसमें जो कमी है वो क्या है कि हमें ये नहीं पता कि हम नॉलेज का क्या करें, इतने इल्म का क्या करें। साइंस एज वी हैव सीन हैज़ गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गॉड्स येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। जो साइंस है उसने हमें ऐसी ताकतें दे दी हैं जो खुदाओं के लिए होती हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, लेकिन फिर भी हम बच्चों की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है और हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन्स। अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये डिटेल्स शुरू हो रही हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि 3 एग्जाम्पल्स हो, 4 एग्जाम्पल्स हो कहीं पे, तो उसमें से फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप सिर्फ मेन आइडिया ही बयान करेंगे। तो देखें
वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन्स, मशीन्स की एग्जाम्पल है, मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स येट ही हैज़ ग्रोन सो सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। वो मास्टर्स बन गई हैं, मशीन्स जो हैं वो मास्टर बन गई हैं, और मैन जो है वो स्लेव हो गया उनका। हालांकि मैन ने उनको बनाया था मशीन्स को ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाए और उन पर जो है वो हुक्म चलाए, उनको ऑर्डर करे जिस तरह, तो वो मशीन्स काम करें। लेकिन उल्टा हो गया, सही है, मशीन्स में बंदा गिरा हुआ है। जिस तरह मोबाइल की एग्जांपल ले लें जी, आजकल मोबाइल किस वजह से बनाया था इंसानों ने कि हम जो है वो आसानी से बातचीत कर पाएँ, आसानी से जो है उस जो है गुफ्तगू कर पाएँ, हाल अहवाल पूछ पाएँ। लेकिन अभी जो है डॉक्टर के पास जा रहे हैं जी लोग कि हम जो है वो इससे निकल ही नहीं पाते। मोबाइल एडिक्शन एक यूज़ होती है टर्म, ठीक है, इसका नशा चढ़ गया हमें। तो देखें कि ये चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा बुरी तरह से असरअंदाज हो रही हैं और कैसे हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो ये जो है वो इसमें आप पूरे भी इसको पढ़ सकते हैं, आगे तक देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट जो डिटेल्स हैं इसमें गिवन है, सही है। तो आप देखें कि आखिर में फिर अभी देखें कि ऑलरेडी वी फाइंड it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us all together just as we rule the animals। जैसे हम जो है वो जानवरों को पकड़ के बांध के रखते हैं, इधर बांध दिया, उधर बांध दिया, इधर पिंजरे में बंद कर दिया, तो इसी तरह एक वक्त आएगा जब मशीन्स भी हमारे ऊपर जो है रूल करेंगी। तो देखें ये इसका कंक्लूजन है आखिर में, सही है। तो ये आप देख लें कि शुरू में जो है वो इंट्रोडक्शन है, फिर डिटेल्स हैं, फिर कंक्लूजन है। समरी क्या है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, ये पहले उसमें से ले लिया गया। देखा आपने ना थीसिस, ये पीछे देखें, ये जो पहला है ना शुरू में, ये पहला सेंटेंस, यही इसको देख के पता चल जाता है अच्छा क्या बात होगी जी आगे सारे पैराग्राफ में या सारे टेक्स्ट में। तो देखें ये इसका थीसिस है, मेन आइडिया बयान करने वाला जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, थीसिस स्टेटमेंट, वो ये है इस टेक्स्ट की या पैराग्राफ की। और फिर पैराग्राफ तो दो हैं वैसे, लेकिन पैसेज की कह सकते हैं। तो देखें ये यहाँ पे हमने इससे ये ले लिया, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, साइंस इज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज़ प्रॉपरली, वो भी इसमें शामिल कर लिया हमने। फॉर एग्जांपल, अब देखें फॉर एग्जांपल, एग्जांपल भी वहाँ पे हमने शामिल किया, लेकिन हमने उसको शॉर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। और ये एग्जांपल जो एक्सटेंडेड एग्जांपल है, अब आपको समझ आए कि ये काफ़ी सारा इस पर बयान किया गया, पूरी एग्जांपल को समझाने के लिए 10-15 जुमले लिखे हुए हैं नीचे। तो देखें कि ये सिर्फ एग्जांपल इस तरह नहीं दी गई बल्कि उसको एक्सटेंड किया गया। तो जब इस तरह की एग्जांपल आएगी जिसके बगैर वो समरी रही पीछे एक दो जुमलों की जाएगी, तो आपने फिर कोशिश करना है कि उसको भी शामिल करें, लेकिन छोटा करके, सही है। तो इसमें देखें फॉर एग्जांपल, वी आर अनएबल टू मैनेज आवर मशीन्स शुड बी फेड प्रॉम्प्टली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज they refuse to work or cause distraction. We already find it difficult to do without machines. In the course of time they may rule over us altogether. तो देखें कि वो अगर हम उन पे नहीं रूल करेंगे तो फिर वो हमारे ऊपर रूल कर जाएंगी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए मेन आइडिया कहाँ पे है, डिटेल्स कहाँ पे है, कंक्लूजन कहाँ पे है, और फिर आपको सारे जो रूल्स हमने या कौन कौन सी टिप्स ट्रिक्स, कौन सी गाइडलाइंस हमने देखी हैं समरी राइटिंग की, उनको आपने जहन में रखना है ताकि आप बेहतर तौर पे समरी लिख पाएँ। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग एक एग्जाम्पल है जी, ओरिजिनल पैसेज है, इन द सोप्रानोस द मॉब इज़ बिसीज्ड एज मच बाय इनर इनफिडेलिटी एज इट इज़ बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो मॉब होता है जी हजूम, फिर बिसीज्ड होता है घेरना, ठीक है, बिसीज करना, घेरना किसी चीज़ को, इनफिडेलिटी होता है लॉयल्टी होता है फिडेलिटी, और इल लॉयल्टी जो है वो क्या होता है इनफिडेलिटी, ठीक है, बेवफाई। तो ये द सोप्रानोस ये एक वर्क है, एक लिटरेचर का काम है, ठीक है, कि जिसमें ये एक कहानी बयान की गई है, ठीक है। अब देखें इसको जो है नीचे फिर किस तरह पैराफ्रेज किया गया है, पूरा उतना ही आपको नज़र आ रहा होगा, लेंथ उतनी है तकरीबन, ठीक है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को आसान करके अपने अल्फाज में बयान किया गया है जस्ट, उसमें फिर आपने शॉर्ट नहीं करना, उसमें चीज़ें निकालनी नहीं है पैराफ्रेज में, ठीक है। समरी में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालनी है ना, लेकिन पैराफ्रेज में नहीं निकालनी। तो देखें समरी में कितना सा हमारे पास पीछे 2-4 लाइनें बच गई थी, लेकिन पैराफ्रेज में उतनी ही हैं तकरीबन। तो इसको मैं जो पैराफ्रेज है उसको पढ़ लेता हूँ, देखिए कितना डिफरेंस है। पहला मैंने सेंटेंस वहाँ पे पढ़ा, नीचे अब पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट सीजन ऑफ द सोप्रानोस, टोनी Soprano's mobster activities are more threatened by members of his biological family than by agents of the federal government। तो ये पहले को जो है वो
इसने पैराफ्रेज किया। अब देखें इसकी आपको समझ आ रही है, ठीक है, कि मॉन्स्टर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन ज़्यादा जो है वो थ्रेटन कर रहा था, कौन ज़्यादा जो है धमकियाँ उनको दे रहा था, बाय मेंबर्स ऑफ हिज बायोलॉजिकल फैमिली देन बाय एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो मतलब उसकी जो सोप्रानो की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा खतरा सोप्रानो को, टोनी सोप्रानो को किससे था, अपने लोगों से था, अपनी जो फैमिली है उसके लोगों से था, ना कि फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट से, ठीक है, कि कोई हमें हुकूमत पकड़ ना ले या पुलिस पकड़ ना ले। जिस तरह हम अगर कोई देखें कि कोई बंदा ये कहे कि जी मुझे तो अपने घर वालों से ख़तरा है, वही कहीं मेरी शिकायत ना कर दें, पुलिस वालों को ना बुला लें, तो पुलिस वाले मुझे बाहर तो नहीं पकड़ेंगे या कि कोई तो मेरी शिकायत नहीं लगाएगा, लेकिन मेरे घर वाले ही शायद मुझे पकड़वा लें। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखें इसको पढ़ के आपको कितनी जल्दी इसकी समझ आ जाती है आसानी के साथ। लेकिन आप ये भी देखें कि ये जो है वो लेंथ में एक जितने ही हैं तकरीबन। तो पैराफ्रेज और समरी में जो मेन डिफरेंस है ना, पैराफ्रेज में आपने अपने अल्फाज में किसी की बात, पैसेज, टेक्स्ट जो भी आपको मिलता है उसको बता देना है दूसरे को, सही है, लिख लेना है, बता देना है, तो वो पैराफ्रेज होता है। लेकिन समरी क्या होती है, समरी उसको छोटा करके बयान किया जाता है, उसको उतने ही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसमें जो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको निकाला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बड़ी डिटेल में हमने बातें की हैं इन पे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा स्पीड के बारे में कमेंट करें कि क्या मेरी स्पीड ठीक है। आज मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि वीडियोस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊँ, तफसीली बनाऊँ, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, लेकिन जल्दी करूँ, ठीक है। इससे एक ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपकी इधर उधर टेंशन कम जाती है। लेकिन ये अगर ज़्यादा ही तेज़ है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपके जहन में चीज़ें नहीं बैठ रही, तो फिर भी ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये स्पीड ठीक है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है जी। थैंक यू सो मच और फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। अब सेंटेंस पैराफ्रेज एग्जांपल है, ठीक है। एक सेंटेंस है, सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन, ठीक है, कि इसके क्या अलामात है जी। इन्फ्लुएंजा क्या होता है ना, फ्लू, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो नीचे देखें पैराफ्रेज में क्या है, स्टफी नोज, उसी को, उन्हीं वर्ड्स को जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अगर आप आसान अल्फाज से चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो वो पैराफ्रेज बन जाता है, ठीक है। सिंपली ये मतलब है इसका। अ स्टफी नोज एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेजल कंजेशन। तो अ स्टफी नोज एंड एलिवेटेड टेम्परेचर आर साइंस यू मे हैव द फ्लू। तो ये जो एलिवेटेड टेम्परेचर और स्टफी नोज है, तो देखें एलिवेटेड टेम्परेचर जब फीवर होता है, बुखार होता है, तो जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, वो बढ़ जाता है ज़ाहिर है बॉडी का। तो देखें कि एलिवेटेड टेम्परेचर उसका लिखा हुआ है फीवर का, फीवर को भी इसने आसान अल्फाज में बयान किया। और स्टफ़ी नोज़ का क्या मतलब है, वो जब हमारी नोज़ जो है वो उस तरह ओपन नहीं होती बल्कि वो रुक जाती है बीच में, ठीक है, स्टफ़ी नोज़ कहते हैं उसको। तो देखेंगे हमारा नाक बंद हो जाता है ना, तो वो जो बंद होता है नाक उसको नेज़ल कंजेशन कहते हैं, कंजेस्टन कहते हैं, सॉरी, कंजेस्टन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, और उसको स्टफ़ी नोज़ से एक्सचेंज किया गया। तो देखेंगे इन्फ्लुएंज़ा, आप इन्फ्लुएंज़ा का हो सकता है आपको पता ही ना हो, लेकिन ये फ्लू है सिंपली, जो हम कहते हैं फ्लू, ज़ुकाम, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह एक सेंटेंस को चेंज किया गया पैराफ्रेज में, और वो आसान एग्जाम्पल बन गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस जो टीचिंग है, मेथड है, इसकी कमियां मुझे बतानी है। कोई भी अगर इशू है आपने मुझे बताना है, कोई चीज़ समझ नहीं है आपने मुझसे पूछना है, ठीक है, और मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। और न्यू वीडियोज़ के लिए बताएं कौन सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं बात करूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। और थैंक यू वंस अगेन। और इसके अलावा जो है वो ये बात है कि आपने स्पीड के बारे में भी कमेंट्स करने, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।